जय हिंद दोस्तों, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मनीषा गुप्ता मैम, जिन्होंने ज़िम्मा लिया है IIT JEE और नीट में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को बनाने का। आज मैम के पढ़ाए हुए बच्चे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो आज हम मनीषा मैम से जानना चाहेंगे कि जब वो स्कूल में थी तो उनकी लाइफ क्या थी, उनकी सोच क्या थी। इसी तरीके से हम उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और लास्ट में एक सक्सेस मंत्र हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो बच्चों को तैयार करती हैं IIT JEE नीट के लिए और क्लास 12th 10th के लिए, और जो इतना अच्छा रिज़ल्ट उन बच्चों को आता है, तो वो सक्सेस मंत्र क्या है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मैम जब स्कूल में थी तो उनकी सोच क्या थी। मैम, स्वागत है आपका मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में। थैंक यू। जब मैं एक्चुअली मेरे फादर जो है अभी भी हैं, वो इंजीनियर थे। उन्होंने सूरत NIT से करा हुआ था इंजीनियरिंग। तो हमारे घर में काफ़ी जो है इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट था। तो मुझे भी लगता था जैसे जैसे मैं बड़ी हुई कि मुझे भी इंजीनियर बनना है। और एट क्लास 6 जो है मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी अपने पापा की तरह इंजीनियर बनना है। वो उसके लिए मैं पापा से पूछती रहती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पापा बोलते थे कि बेटा साइंस और मैथ्स में अच्छे नंबर आने चाहिए, और मतलब जैसे इंजीनियरिंग लेनी है तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करती रहती थी, और मैंने कुछ ऐसे अपनी स्टडीज़ की बना रखी थी कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, तभी उठना है। तो धीरे धीरे उस समय इतना मतलब टीचर्स का वो नहीं होता था सपोर्ट, लेकिन हमने कांस्टेंट स्टडी करके अपने आप को इतना कर लिया कि हाँ, हमारे मैथ्स में साइंस में अच्छे नंबर आए। फिर मुझे इंजीनियरिंग मतलब मैथ्स भी मिल गई 11th में। फिर मेरे को कंफर्म हो गया कि मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी। फिर 1 साल ड्रॉप करके मैंने कंपटीशन निकाला। कंपटीशन निकालने के बाद मैंने थोड़ा सा मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिस वक्त मैं मेन कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रही थी, उस वक्त मेरे को चिकन पॉक्स हुई और मैं रिमेनिंग पेपर नहीं दे पाई। लास्ट में एक पेपर रह गया, वो मैंने क्लियर किया। देन आफ्टर जो है मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अपना कोर्स पूरा किया। कोर्स करने के बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। इस ड्यूरेशन में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे जो है ना मार्क्स लेके, मतलब मार्क्स उनको शायद उनका मार्क्स ज़रूर उनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ नॉलेज नहीं है। इसीलिए वो 12th के बाद बहुत कोशिश करते हैं कि वो प्राइवेट कॉलेज में चले जाएं। पेरेंट्स भी शायद थोड़े से इम्पेशेंस हो जाते हैं, या वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का टाइम ना बर्बाद हो, इसलिए वो भी फटाफट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दें। लेकिन मेरा सजेशन ये है, और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे 1 साल ड्रॉप करके अपने आप को निखारें, अपनी नॉलेज को निखारें, ताकि वो इस चीज़ को समझ सके कि वो अब फर्दर कहीं भी खड़े होंगे तो उससे भी बेस्ट करेंगे। अगर उनके पास नॉलेज कम होगी तो वो आगे भी जाकर हो सकता है उनके कॉलेज में उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाएँ, तो उनके प्लेसमेंट इफेक्ट होगा। हो सकता है कि अगर वो अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा तो उन्हें फिर इधर उधर भागना पड़ेगा। इससे बेस्ट है कि वो 1 साल अपनी नॉलेज को थोड़ा सा, हमें अपनी ज़िंदगी में अपने लिए, अपने को ड्रेसअप करने के लिए, अपने कैरियर को ड्रेसअप करने के लिए सिर्फ 6 से 8 महीने चाहिए, जिसमें आपको सिर्फ 15 आवर्स पढ़ना है। 15 आवर्स की आपको कम से कम कांस्टेंट स्टडी करनी है। मैक्सिमम बुक्स, आपको बहुत सारे चैनल्स पे नहीं जाना, बहुत सारे मतलब आपको सोशल मीडिया से दूर होकर आपको मैक्सिमम बुक्स पर, क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करना है, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धीरे धीरे खुद ही आपको लगेगा कि मेरे अंदर मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है। फिर बच्चे खुद ब खुद अपने आप पढ़ने लगते हैं। तो मतलब मेरा कंसर्न ये है कि आप थोड़ा सा ड्रॉप करिए, थोड़ी अपने बेस नॉलेज को मतलब बहुत अच्छा करिए, तो कहीं ना कहीं आप जहाँ भी खड़े होंगे आप चमकोगे। मैम, जैसे कि एक धारणा है कि जो इंजीनियरिंग जो प्रोफेशन है वो बॉयज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है गर्ल्स के, तो आपने इंजीनियरिंग प्रोफेशन कैसे चुना? मैंने बोला मेरे लिए तो सब कुछ मेरे फादर थे, तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। मेरे पापा ने भी मुझे ऐसे ही रखा है कि हाँ भाई तुम कर सकती हो। तो मुझे उस समय तो बिल्कुल ही भी नहीं था गर्ल्स का। आज तो बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, लेकिन मैंने उसको माना कि नहीं, लड़कियां भी कर सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
इस मतलब कहीं भी आप कर सकते हो। मैम जैसे कि अभी आपने कहा कि बच्चे को कम से कम अपने करियर में 1 साल का टाइम देना चाहिए बिल्कुल अपने देना करियर को संवारने के लिए, लेकिन बिल्कुल। एक चीज़ जो देखी जा रही है आज के समय में कि बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है। पेरेंट्स में भी नहीं है। पेरेंट्स से मैं बात करती हूँ तो उनका कहना होता है नहीं मैम हम 1 साल ड्रॉप नहीं कराएंगे। मैं बहुत हद तक उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, देखिए ये आपको ही, आपके बच्चे को ही तैयार कर रहा है। हम नहीं कहते ना कि आप ड्रॉप करके इधर उधर घूमो, ड्रॉप करके आपको पढ़ाई करनी है। आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छे मतलब जो भी, ज़रूरी नहीं है आप कोचिंग ज्वाइन करिए, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, आप अच्छे गाइडेंस के थ्रू पढ़ाई करिए। कोई फिजिक्स में बहुत अच्छा है, कोई केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो उनके थ्रू आप जो है उस तैयारी को करिए और अपने मतलब तो आपको ऑटोमेटिकली अरे आप कॉलेज में भी जाकर तो आपको फाइनली पढ़ना ही पड़ता है ना, और आपको और ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अच्छा है कि आप उस प्रेशर से बच जाओगे ना। जब आप 1 साल ड्रॉप करोगे तो आपके पास चांस भी है कि आप जो है ना अच्छे कॉलेज, अपनी मर्ज़ी से अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ मैम जैसे कि आपने बताया कि जब आप तैयारी कर रही थी तो आपको चिकन पॉक्स आपको हुआ, और आज के टाइम पर भी ये समस्या जो है कुछ स्टूडेंट्स के पास आती होगी कि उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी है लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ थोड़ा सा बैड लगता कि मैं बहुत अच्छे कॉलेज अच्छे पेपर नहीं दे पाई, क्योंकि लेकिन उस इतने नंबर ऑफ़ पेपर्स, इतने नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स तो होते हैं ना कि आप उस नॉलेज को कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए हुआ भी, मैं नहीं भी कर पाई है ना, तो और पेपर तो दिए मैंने, रुकी तो नहीं। आपने अपने मन को किस तरीके से समझाया, क्योंकि जो आज का युवा है वो बहुत जल्दी हार मान जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो आपने अपने मन को किस तरीके से समझाया? एक्चुअली मैंने भी बीएससी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन मेरा सारा टाइम ना अपनी पढ़ाई में ही लगता था, पढ़ाई में ही रहता था। तो फिर वो अपने आप ही आता चला जाता है कि नहीं हम तो कर सकते हैं, ये अरे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो वो धीरे 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 सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होता चला जाता है। और ऐसा मेरे मतलब स्टूडेंट्स में भी मैं देखती हूँ कि बच्चों को पहले शुरू में बहुत समझाना पड़ता है, बैठाना भी पड़ता है। इसीलिए मैंने कोचिंग की टाइमिंग भी ऐसे रखी है कि आप आओगे सुबह, दिन भर यही बैठ के पढ़ोगे, स्टडी करोगे। इनफैक्ट अब लाइब्रेरी वगैरह का भी कर रहे हैं ताकि बच्चे दिन भर यहाँ पर रहें, मैक्सिमम टाइम यहाँ रहेंगे तो, और फिर उसी माहौल में रहेंगे तो धीरे धीरे उनको लग जाता है हाँ हम कर सकते हैं। मैम आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो गाइडेंस के लिए आप हैं, जब आप स्टूडेंट्स थे तो आपका गाइडेंस स्रोत क्या था? देखिए जब मेरे टाइम पे क्या था कि टीचर्स तो थे, लेकिन मेरे एक सर थे आदित्य श्रीवास्तव सर थे, मैंने सिर्फ उनसे ही पढ़ा है और इसके अलावा किसी टीचर से नहीं पढ़ा। वो भी मैंने 10th में पढ़ा, 10th में थोड़ी हेल्प ली थी मैंने उन सर की, लेकिन उन्होंने जो मुझे, जैसे मैं आज बता रही हूँ, उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज़ ऐसी बताई कि मैं आज भी उन्हें याद करती हूँ। और मतलब मुझे इतना उन्होंने अच्छे से कराया कि मुझे 11th में भी ज़रूरत नहीं पड़ी, 12th में भी मतलब खुद पढ़ना अगर आपको आ गया ना तो आपको फिर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मैं ये चाहती हूँ अपनी कोचिंग के थ्रू कि बच्चे खुद से पढ़ना सीखें। खुद अगर हम देखिए हम पढ़ाएंगे कितने घंटा, 1 घंटा, दूसरे टीचर भी आएंगे वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, लेकिन जब बच्चा खुद ब खुद बैठने लगता है उसको एहसास नहीं होता कि मैं कितना टाइम पढ़ गया। बस वही आपका वहाँ से आपकी सक्सेस शुरू हो गई। बस ये वो होता है कि आप किस पेपर में निकले, किस में नहीं निकले, कौन सा कंपटीशन, वो थोड़ा लक भी होता है, थोड़ा मेहनत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आप एक स्टेयर्स चढ़ना शुरू कर देते हो, मतलब प्रोग्रेस की तरफ। आपके जीवन में गुरु का क्या योगदान रहा? बिना गुरु के तो कुछ नहीं, कोई ना कोई आपको ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट। आज भी मेरे सर, समझ लीजिए आज मेरी एज इतनी है तो सर रिटायर हो चुके हैं, और आज भी मैं सर को विश करती हूँ। मतलब मेरे लिए उनका एक वो आ जाता है ना कि खुश रहो, तो बहुत मुझे लगता है मेरे साथ है गुरु। मतलब पेरेंट्स हैं ओब्वियसली, लेकिन गुरु जो होगा ना आप उससे मैक्सिमम जो आपकी कैरियर से रिलेटेड आपकी सोच आप उससे शेयर कर सकते हो, वो आपको बता सकता है। मतलब वो आज भी इस एज में वो भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो रेलवे से सर रिटायर हुए थे, लेकिन वो करा रहे हैं। और तो उनसे अब ये चीज़ सीखिए कि आपको हारना नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो।
मैम आपके पढ़ाए हुए बच्चे अभी भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। 12th में भी एक बच्ची है, उसके फिजिक्स में 95 मार्क्स आए हैं, और एक बच्ची है उसके अभी उसमें 10th में आए हैं, 94% मार्क्स आए हैं। मतलब बच्चों का सबसे बड़ी बात है, बच्चों ने इतना मतलब नॉलेज, इतनी प्रैक्टिस कर ली। हाँ मैम, अब हो गया क्वेश्चन, अब तो आ मैडम अगर जाएगा। मैं पूछूं कि आप ऐसा करवाते क्या है बच्चों को कि इतने अच्छे मार्क्स उनके आते बस हैं? प्रैक्टिस और उनके अंदर बस कॉन्फिडेंस डेवलप कराते हैं, और थोड़ा हड़काते भी हैं अच्छा। कि भाई तुमको करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना करके जाना है, नहीं तो बाहर जाने को नहीं मिलेगा। तो बस हमको ना एज अ पेरेंट्स पढ़ाना पड़ता है ना, कि आपको ये करना ही करना है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैं ये कहती हूँ, अगर आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, तो भी आप आइए, आप पढ़िए, आपको लगेगा कि आप कुछ कर सकते हो। मेरा काम है, हमारा काम है कि आपके अंदर एक विश्वास जगाना कि आप कुछ कर सकते हो। फिर आपको खुद ब खुद अपने आप सोचोगे, नहीं मैम मैं इसकी तैयारी एनडीए के करेगा, नहीं मैम मैं ये नहीं कहती आप पेरेंट्स की बात मानो, उसमें लग जाओ, आप दोस्तों की बात मानो, उसमें लगो। आप पहले अपने आप को देखो, मैं कहाँ खड़ा हो सकता हूँ। आपको पता है कि मैं इतनी मंजिल के मकान में या इतनी स्टेयर्स पे यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ, कोई ऊपर जाके कंफर्टेबल है, कोई बीच में, तो किस स्टेयर पे आप कंफर्टेबल हो, वहीं से हम आपको मेहनत कराएंगे, और हम आपके पीछे भी देखेंगे कितना बैक है, और आगे भी देखेंगे आपको कितना बढ़ाना है। जी मैम जेई की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन भारत में बड़ी ये टफेस्ट प्रिपरेशन है। टफेस्ट है, और आप सोचिए कि इतने बच्चे पेपर देते हैं और लेवल और टफ होता जाता है। लेकिन आपसे बात करके लग रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है आपने बड़ा इजी बना दिया है, तो ये कैसे? बस वही है जो हमने सीखा है, वही हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि बहुत मेहनत करो, अपने ऊपर बस टाइम दे दो, सब कुछ ईजी हो जाएगा। वही बच्चे जो पहले पेपर देते थे कहते थे, अभी एक बच्ची ने नीट का पेपर दिया है, तो बोल रही थी मैम जब मैंने पहली बार फिजिक्स का पेपर नीट के बच्चे तो फिजिक्स से बहुत डरते हैं, तो उन्होंने पहली बार जब फिजिक्स का पेपर दिया होगा, पहली बार 12th के बाद ही दिया, तो वो कहते हैं कि मैम हमको लग रहा था हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमें समझ में ही नहीं आ रहे थे, पढ़ना नहीं आ रहा था क्वेश्चन को, अब इसको कहाँ अप्लाई करना है, क्या लगाना है। कहते अब तो ऐसा लग रहा था इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा, इसमें ऐसे करना है। तो एक स्ट्रेटजी भी होती है पढ़ाने की कि आपको कैसे करना है। फिर मैंने ज़्यादा जो है ना एम्फसाइज जो स्टडी करी वो मैंने न्यूमेरिकल्स पे करी। आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कराओ, जितने ज़्यादा क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपको एक थोड़ी थोड़ी थ्योरी निकाल कर देती रहती है, तो जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट और ब्रेन में बिल्ड होते रहते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये तो नहीं लगेगा। फिर उनको बताना कि भाई ये चीज़ ऐसे है, फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराना, ठीक है, फॉर्मूले में क्या चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके बेसिस पर फिर बच्चों के आ जाता है कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैम जैसे कि कहा भी जाता है और हमने देखा भी है कि आज का युवा किसी की नहीं सुनता, लेकिन जब मैंने आपके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया तो वो आपकी बातें सुनते हैं, आपका कहना मानते हैं। तो वो रिलेशनशिप क्या है आपका स्टूडेंट के बस साथ? यही है ना कि उनको इतना अंदर तक चीज़ें समझा दी गई हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उनको लगता है कि हाँ मतलब मैम जो बोल रही है, मैंने कह दिया कि ये करना है तो करना है, तो फिर वो कोई भी नहीं, कोई बोलेगा नहीं। मतलब अभी मेरा तो ऐसा था, जैसे सुबह क्वेश्चंस कराती थी, शाम को टेस्ट लेती थी, तो अगर किसी बच्चे का मन है कि चलो आज रहने देते हैं टेस्ट, लेकिन वो मना नहीं कर सकते, उनको पता था अब टेस्ट दे के अच्छे से नंबर लेके जाते थे। पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड थे कि हाँ बच्चा भाई पढ़ रहा है। मतलब ये एक बॉन्डिंग होती है सबके बीच में, पेरेंट्स और टीचर के बीच में और स्टूडेंट टीचर के बीच में, कि हम उनके संग गलत नहीं कर रहे। अब आपकी मेहनत है, आप कितना कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा मैं इस चीज़ पर भी करती हूँ कि अगर आप कम स्ट्रेंथ के बच्चों पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ज़्यादा बच्चों को पढ़ाओगे तो कुछ ही बच्चे हाईलाइट होते हैं, लेकिन फ़ीस तो सभी दे रहे हैं। तो एवरेज बच्चे ना वो सच में एवरेज या बिलो एवरेज बन के निकल जाते हैं। तो मतलब मैंने इस चीज़ को जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी देखा, मैं इधर WIT में थी, तो मैं देखती थी बच्चों का नॉलेज ही नहीं है, उनको बेसिक 10th आती नहीं है, 10th के बेसिक नहीं आते हैं और वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मतलब इतना ईजीली अगर आपको कोई चीज़ मिल जाएगी तो फिर आप नहीं समझोगे ना आगे जाकर। तो फिर वो उनको बाद में क्या हो रहा था, पास करना मुश्किल हो रहा था। तो क्यों ना इनकी नॉलेज को इतना अच्छा कर दिया जाए कि ये आगे जाकर ना खुद ही कहा जाए कि हाँ भाई हम सब कुछ कर सकते हैं। आज हम भी तो इस एज पे कर रहे हैं, ये चीज़ है। और ये चीज़ है जितना आप
चमकाते जाओगे वो उतना चमकता जाएगा ये चीज़। मैम आपकी लाइफ में भी एक ऐसा दौर आया होगा जब आपने सोचा होगा कि हाँ मुझको टीचिंग प्रोफेशन ही चूज़ करना है। एक्चुअली देखिए, मैं जब 12th में थी तो मुझे तो मतलब टीचिंग तो मुझे बहुत शुरू से पसंद था। मैं पढ़ने का जो तरीका था ना मेरा, वो भी मेरा मतलब मैं रूम बंद करके ब्लैक बोर्ड लगा के हर चीज़ को पहले पढ़ती थी, फिर उसको बोर्ड पे समझाती थी। तो मुझे धीरे धीरे चीज़ें मेरे अंदर टीचिंग तो आ ही गया था। मेरे नाना जी भी प्रिंसिपल थे, मेरी मम्मी भी टीचर थी, तो हमारे ब्लड में है थोड़ा सा टीचिंग। बाद में मैं जैसे कॉलेज में गई, पहले तो मेरा तो ये था कि इंजीनियरिंग कर ली है, मुझे जॉब करनी है, लेकिन थोड़ा सा मतलब मेरे बेटे की दिक्कत थी तो मैंने उसको वो जॉब नहीं चुना कि मैं अपने बेटे को छोड़ के जा सकूँ। बाद में मैंने जब एमटेक किया, एमटेक करने के बाद जब मैं पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में गई और उन्होंने मेरा जब इंटरव्यू तो नहीं लेकिन सीधे डेमो के लिए भेजा और उन्होंने बोला कि मैम डिज़र्व करती हैं बहुत अच्छी जॉब के लिए, टीचिंग इनकी बहुत अच्छी है, मतलब स्किल है कि बच्चे के बिल्कुल दिमाग में डाल देना कि हाँ ये कोई सब बच्चे आप देखिएगा क्लास में कितने अटेंटिव रहते हैं। वो इसीलिए रहते हैं कि उनको पता है मैम किसी का भी नाम लेंगे पूछ लेंगी। तो ये भी एक है कि हम भी 10-15 बच्चों का नाम लेके किसी का भी पूछ सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है तो हम भी ध्यान नहीं दे पाते, बच्चे भी पीछे वो करते, तो वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है। इसलिए सबको लगता है कि नहीं ड्रॉप कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। ड्रॉप कराइए, बच्चे को टाइम दीजिए, अच्छी कोचिंग दीजिए, बच्चा निकलता है, 100% निकलता है। वो कहीं ना कहीं तो ज़रूर निकलेगा। ये तो ज़रूर कहेगा कि मम्मी, मतलब उसको जो 12th के बाद जो उसकी सोच होगी ना और इस नॉलेज के बाद सोच में बहुत फ़र्क आएगा। आपको लगेगा कि हाँ अब ये पढ़ रहा है। पेरेंट्स का फ़ोन आता है, मैम ये तो सुबह से पढ़ता ही रहता है। जैसे अब काफ़ी टाइम की यहाँ पढ़ने के बाद जब सबका सिलेबस हो गया तो कुछ बच्चे घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो उठते ही पढ़ते ही रहते हैं। उनको बता दें, आज भी सबको यही बोलती हूँ, जो 12th क्लास के भी बच्चे अगर आते हैं उनको भी मैं बोलती हूँ कि बेटा तुम जो है ना, जब तक ये चीज़ नहीं डालोगे कि मुझे पढ़ना है, तब तक तो हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे फिर टाइम टेबल धीरे उनका बना देती होगी। टाइम टेबल में सुबह उठो, इवन कुछ बच्चे ऐसे थे सुबह 5 बजे बुलाया, सब 5 बजे आके खड़े हो गए। मुझे खुद लगा के अरे ये खुद कर सकते हैं, ठीक है बच्चे कर रहे हैं उस हिसाब से करते रहते हैं। मैम अगर हमारे व्यूअर्स को आपसे मिलना हो और उनको भी गाइडेंस लेनी हो IIT JEE नीट NDA के लिए, हाँ। तो वो आपसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं? वो सेंटर पर आ जाए, कोचिंग सेंटर पे आ जाए, वहाँ पर बात करें। और अगर उनको फ़ोन के थ्रू कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो मैं फ़ोन के थ्रू भी बहुत अच्छा, भी कल बेंगलोर के एक बच्चे को मैंने बहुत अच्छे से काउंसलिंग करी है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी ज़रूरत है काउंसलिंग की। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको 50 चीज़ें बोलती चली जाऊँ, आपके दिमाग में आए या ना आए। काउंसलिंग का मतलब है पहले मैं आपको रीड करूँ, उसके बाद मैं आपके इंटरेस्ट को समझूँ, उसके बाद मैं उसी हिसाब से अपने खजाने में से बताऊँ कि आप इसके लायक। तो वो काउंसलिंग करके, जैसे अब एक बच्चा है उसने अभी 12th करा है, वो काफ़ी परेशान है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो काउंसलिंग करी तो फिर उसको समझ में आया कि मैं अब ऐसे ऐसे भागूंगा तो मेरे मतलब मनी भी वेस्ट है, टाइम भी वेस्ट है, तो वो ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करके फिर आराम से पढ़ेगा। कहीं ना कहीं जो इतने एग्ज़ाम है ना, इतने एग्ज़ाम है, लेकिन लोग गवर्नमेंट बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है लेकिन बच्चे अवेयर ही नहीं है। बस ये पता है कि हाँ भाई प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, वहाँ आप 20 लाख रुपए खर्च करोगे, आपको एवरेज 5 लाख की जॉब मिलेगी, क्या फ़ायदा। मतलब मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर मेरा कहना है कि आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा टाइम दो और अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इन्हांस करो। 100% कोई भी चीज़ इन्हांस होगी, नॉलेज इन्हांस होगी तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी। अगर मैम मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको एक सक्सेस मंत्रा उनको देना है टू क्रैक द टफेस्ट एग्जाम्स IIT JEE नीट NDA का, तो वो सक्सेस मंत्रा क्या आप देना चाहेंगे? बस सिर्फ इतना है, आप जो है ना कांस्टेंट स्टडी करो, मैक्सिमम बुक्स रेफर करो और जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आ रखे हैं उन पर आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस जो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो वो कम से कम आप ये मान के चलिए कि पर टॉपिक या मतलब पर चैप्टर मान लीजिए आपको 200-300 क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर आपको धीरे धीरे हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मनीषा मैम एक एंटरप्रेन्योर भी हैं जो कि फोटोन एकेडमी के नाम से एक कोचिंग संस्था भी चला रही हैं,
जो कि GMS रोड देहरादून में स्थित है। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस मैं आपको मेंशन करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपको भी IIT JEE के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप इन नंबर्स में, इस एड्रेस में आके मैम से मिल सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आने का। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली बार एक ऐसी ही हस्ती के साथ हम आपसे मिलें, और जिससे कि आपको पता चले कि लाइफ में आगे किस तरीके से आप बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।